नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अज्ञान और हीनता बोध से भरे शासक अक्सर कला संस्कृति को हिकारत के नजरिए से देखते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वे उसे नष्ट भ्रष्ट कर दें या फिर अपने हिसाब से चलाएं। ऐसे में साहित्य और कला से जुड़े लोगों का दायित्व बन जाता है कि वे इस कोशिश को रोकें, इसके खिलाफ लड़ें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो अपने दायित्व से मुंह मोड़ते हैं। इस छोटी सी समझाइश के साथ पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे हिंदी समाज पिछड़ा क्यों है। इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं अनीता भारती, आशुतोष और जाहिद खान। दूसरी आवाज में वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज बात करेंगे अल्मोड़ा की साहित्यिक विरासत की। हिंदी समाज बरसों से सांप्रदायिकता और जातिवाद के गिरफ्त में है और अक्सर इसके लिए उसे धिक्कारा भी जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है और साहित्य तथा कला ने उसे बदलने के लिए क्या योगदान दिया है। आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने आलोचक आशुतोष, लेखिका एवं दलित लेखक संघ की अध्यक्ष अनीता भारती और लेखक जाहिद खान। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। अनीता जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। पहला सवाल मेरा आपसे ही है। जी, ठीक। ये अभी जो कुछ भी चल रहा है देश में और उसके संदर्भ में जब हम हिंदी पट्टी को देखते हैं, हिंदी भाषी समाज को देखते हैं, तो बार बार ये सवाल उठता है कि आखिरकार हिंदी समाज इतना सांप्रदायिक, इतना सवर्णवादी, ब्राह्मणवादी, घनघोर जातिवादी ढंग से क्यों व्यवहार कर रहा है। ये सवाल उठता है तो फिर ये सवाल भी उठता है कि ये सब कुछ है तो हमारा जो बौद्धिक नेतृत्व है, साहित्यिक जो हल्का है, उसने क्या किया है इतने सालों में। क्या लेखकों की भूमिका रही है, आपकी टिप्पणी। जी धन्यवाद ताना बाना का भी और आपका भी। आप जब टिप्पणी कर रहे थे तो मुझे अभी मैंने एक छोटी सी बात लिखी थी कि अभी वर्तमान साहित्य का एक अंक आया है, महिलाओं का महाविशेषांक जिसको कहा गया, महाविशेषांक। लेकिन उस महाविशेषांक को देखिए जो पूरी महिलाओं का है, लेकिन उसमें दलित महिलाएं सिरे से गायब है और बिल्कुल एक भी महिला नहीं है। ये शायद मुझे लगता है मेरी लाइफ में पहला अंक मैंने देखा। हालांकि बहुत सारे अंक आए लेकिन एक तो वो शामिल कर लेते हैं, चाहे वो हंस हो चाहे वो कोई भी हो, लेकिन ये एकमात्र मेरा अंक ऐसा आया जिसमें एक भी दलित महिला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो संपादिका हैं वो कथित रूप से दलित साहित्य विरोधी भी हैं। तो आप सोचिए कि दलित साहित्य विरोधी भी हैं, आप स्त्रियों की बात करते हैं, उसमें किसी को शामिल नहीं करते, हाशिए के समाज के लोगों को। तो और इसका कारण यही है कि जो एक वर्ग है जिसको हर चीज़ जो है वो थाली में परोस के मिली है, वर्ग के कारण, जाति के कारण, सबके कारण, तो वो सिर्फ अपना सोच के चलता है। बड़े दुख की बात है कि जब हम ये कहते हैं कि भाई लोग प्रगतिशील हैं, मुझे कहीं से प्रगतिशील लोग नहीं लगते। कम से कम जो जाति के मामले में तो मुझे प्रगतिशीलता कहीं दिखाई नहीं देती। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो साहित्यकार है वो तुष्टीकरण की नीति ज़रूर अपनाते हैं कि वो कहने के हिसाब से कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को रख लेंगे, कुछ आदिवासी को रख लेंगे, ये तुष्टीकरण की नीति वो भी अपनाते हैं। लेकिन अनीता जी, मेरा सवाल ये है कि ये तो आप आज की बात कर रही ना, पिछले 100-150 साल में जो मानसिकता निर्मित हुई होगी हिंदी समाज की, उसमें तो एक लंबा दौर है। उसमें तो उस दौर के साथ उस दौर ने क्या भूमिका निभाई आखिरकार। उसमें हर तरह के लेखक रहे होंगे, हर तरह के वर्ण के, संप्रदाय के, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ये तमाम लोग रहे होंगे। उनकी भूमिका आखिरकार क्या रही कि इस तरह का समाज बना। क्या वो सवर्णवादी, ब्राह्मणवादी था इसलिए ये समाज इस तरह से बन गया, या उसमें वो प्रगतिशीलता थी ही नहीं, दिखावटी थी इसलिए वो कोई बदलाव नहीं ला पाए।
देखिए, मैं कहूँगी कि कुछ साहित्यकार तो रहे जो प्रगतिशील, जिन्हें मैं कहूँगी प्रेमचंद को मैं उनमें मानती हूँ, उन्होंने थोड़ा किया। लेकिन अगर हम आलोचकों को देखें, 150-200 साल का इतिहास देखें, तो उसमें हम देखते हैं कि सावित्रीबाई फूले की पूरी एक परंपरा को कैसे नकार दिया गया। और अगर उससे पहले जाए, कबीर की परंपरा को कैसे नकारा गया, रविदास की परंपरा को और उसके बरक्स जो उन्होंने तुलसी दास की जो स्थापना की, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिकेशन है, एक सूचक है कि किस तरीके से पूरे भारतीय जनमानस में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे किस तरह से उनका वर्चस्व रहा है। और ये इसके मतलब, मैं ये हवा में बात नहीं कर रही, अभी भी अगर हम 200-250 साल से अब वापस आए, मैं इसलिए जोड़ना चाह रही हूँ, अब वापस आए, जिस तरीके से तुलसीदास को महिमा मंडित किया जा रहा है, जिस तरीके से और सारे प्रगतिशील उनको महिमा मंडित करने में लगे। सीरीज चल रही है, सीरीज चल रही है बाकायदा की, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो मुझे लगता है कि जो इसके बीज हैं वो तो हमारे इतिहास में ही है, अब तो वो पेड़ बन चुका है। और बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों का विरोध करते हैं। एक समय चारवाक थे जिन्होंने विरोध किया, उनको जिंदा जला दिया गया, जिन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया, जिन्होंने उस तरीके से किया। तो मुझे लगता है कि जो साहित्यकारों के अंदर जो बैठी कुंठा है, मैं तो कहूँगी कुंठा है, जातीय कुंठा जो है, वो धीरे 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 इस रूप में आ गई है कि आपको एक अलग तरह के साहित्य, एक तरह की डिमांड होने लगी। और उसके बाद वो साहित्य, और वो कुंठा वहाँ भी नहीं रुके, उस साहित्य को दबाने की भी पूरी कोशिश की गई। उन साहित्यकारों को, चाहे उसमें कबीर हो, रैदास हो, मीरा हो, जो भी हो, तो सबको जिस तरीके से आलोचना के डंडे से, रामचंद्र शुक्ल हो गए, और भी लोग हैं जिन्होंने जिस तरीके से दबाया। बाकी आज फिर कबीर पे फिर बहस चल पड़ी कि कबीरदास कौन से कवि हैं, क्या वो सदुकड़ी के हैं, क्या भोजपुरी के हैं, किसके हैं, ये चर्चा बार बार होती क्यों। तुलसीदास पे तो कोई इस तरह, वहाँ तो मान्यता स्थापित हो गई है कि वो इस तरह के महान कवि हैं, लेकिन तुलसीदास पे कबीरदास को बार बार खोजा जाता है कि वो महान कवि है कि नहीं है, उनका सही लिखा है कि नहीं है। तो ये एक जो मुझे जो जी दिखता है साहित्यकारों में, ये बहुत दुखद है इस तरीके से कि साहित्य को इस तरीके से जी हाशिए के समाजों को पीछे फेंकना। जी आशुतोष जी, हिंदी समाज की जो मनोवृत्ति है, मनोदशा है, वो जाहिर है कि केवल साहित्य के जरिए तो नहीं बनी है, उसमें राजनीति का भी योगदान रहा है और दूसरी जो गतिविधियां हैं उन इतर उनका भी रोल रहा है। लेकिन साहित्य के रोल को किस तरह से देखा जाए? साहित्य के साथ साथ मैं संस्कृति को भी जोड़ता हूँ। दूसरे भाषा भाषी समाज में जिस तरह का सांस्कृतिक जागरण दिखता है, जागरूकता दिखती है, वहां पर इस तरह की प्रवृत्तियां कम हावी हो पाती है। वहां भी है सांप्रदायिकता, है, ये कहना गलत होगा कि वो मुक्त है, लेकिन हिंदी पट्टी इसके लिए कुख्यात हो गई है। आपकी टिप्पणी? आप अगर पिछले 100, 150, 200 साल के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ, तो उसमें हम निश्चित रूप से देखते हैं कि प्रगतिशील साहित्य का जो आंदोलन रहा है, प्रगतिशील कला का जो आंदोलन रहा है, उसने हिंदी पट्टी के सौंदर्य बोध को बदलने की कोशिश की। पुराना जो सौंदर्य बोध था, जिस तरह का साहित्य लिखा जाता था, जिसके बारे में प्रेमचंद ने अपने प्रगतिशील लेखक संघ वाले उद्घाटन भाषण में जिक्र भी किया था, जो जिसको वो अमीर परवर सौंदर्य बोध कहते हैं, ऐश परवर सौंदर्य बोध कहते हैं, उसकी जगह हकीकत, कशमकशे हयात, जीवन संघर्ष और जो हाशिए के लोग हैं उनकी जिंदगियों की सच्चाइयों को सामने लाना साहित्य का मकसद होना चाहिए। जिंदगी का निर्माण करना, साहित्य केवल मनोरंजन नहीं है, केवल टाइम पास नहीं है, वो जिंदगी की लड़ाई का हिस्सा है। तो उस आंदोलन ने निश्चित रूप से एक हद तक कामयाबी हासिल की। उसके साथ साथ आप देखें कि आम्बेडकरवादी आंदोलन जो साथ साथ विकसित होता रहा, साहित्य के क्षेत्र में हिंदी में उसके प्रभाव हमें दिखाई देते रहे हैं। भले ही बाद में आंदोलन के रूप में वो आया, मराठी साहित्य में पहले आया, फिर वो दलित साहित्य का आंदोलन आया हिंदी में। इस तरह के और भी आंदोलन है, स्त्रीवादी आंदोलन है। तो इन सभी ने
ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि चीज़ों को बदला नहीं है, झकझोरा नहीं है। मगर हमारे समय में जो हो रहा है, कुछ चीज़ों की ओर इशारा किया, अनीता जी से मैं सहमत हूँ कि जाति के खिलाफ या पितृसत्ता के खिलाफ भी हिंदी समाज में जिस तरह से लड़ाई होनी चाहिए, उस तरह से कोई लड़ाई सामाजिक स्तर पे भी नहीं लड़ी गई, सांस्कृतिक स्तर पे भी नहीं लड़ी गई। आवाज़ें तो उठाई जाती रही हैं, लेकिन एक सामाजिक संघर्ष उस तरह का हमारे यहाँ नहीं दिखाई दिया। साहित्य के क्षेत्र में बातें होती थी। तुलसीदास और कबीर के मूल्यांकन का भी एक इतिहास है, उसको भी अगर आप देखें तो पाएंगे कि जब प्रगतिशील आंदोलन शुरू हो रहा, जाहिद साहब ने तो उसकी पूरी हिस्ट्री बढ़िया लिखी है, तो आप देखेंगे कि तुलसीदास के बारे में एक बड़ी कठोर आलोचनात्मक समझ विकसित होती है। जो आरंभिक दौर के मार्क्सवादी आलोचक हैं, वो तुलसीदास को खास तौर पे निशाने पे लेते हैं, क्योंकि जो हमारे शास्त्रीय आलोचक हैं उन्होंने उनको स्थापित किया होता है। बाद में रामविलास शर्मा का दौर आता है, जो इनकॉर्पोरेट करते हैं तुलसीदास की एक प्रगतिशील रीडिंग करते हैं और कहते हैं हमें इस तरह से तुलसीदास को पढ़ना चाहिए, और जो प्रतिक्रियावादी बातें हैं उनको छोड़ देना चाहिए, उनको इग्नोर करना चाहिए। पर बात वहां भी खत्म नहीं हुई। बाद में मुक्तिबोध ने फिर इस बहस को उठाया, उन्होंने तुलसीदास के अंतर्विरोध को उद्घाटित किया और ये कहा कि इस पर ध्यान देना चाहिए क्यों है और इसके पीछे की सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं क्या हैं। मगर फिर भी अगर ये बहस आज भी कंक्लूड नहीं हुई है और बार बार उठ जाती है और कुछ पंक्तियों को लेके कोई महिमा मंडन करता है और कोई बिना तुलसी साहित्य की एक गंभीर आलोचना के ही सिर्फ वैचारिक आधार पे उसको खारिज करता है, तो वो बहस जिस स्तर पे चलनी चाहिए उस स्तर पे नहीं चल पाती। तो हम ये देखते हैं कि ये बहसें तब आगे बढ़ती हैं जब समाज में और राजनीति में प्रगतिशील तत्वों की बढ़त दिखाई देती है। जैसे ही वो राजनीति में प्रतिक्रियावादी शक्तियां हावी होने लगती हैं, दक्षिणपंथी लोग हावी होने लगते हैं, वैसे ही साहित्यिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य भी बदलने लगते हैं। आप सिनेमा में देखिए, इस समय जिस तरह का रिएक्शनरी सिनेमा बनाया जा रहा है, अगर आप सिनेमा को देख लें, हिंदी सिनेमा को देखें, भले ही कितना भी अच्छा बुरा रहा हो, लेकिन कुछ चीजों को लेकर पहले कभी समझौता नहीं किया गया कि भाई सांप्रदायिकता की बात नहीं होगी, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। ये तो सभी ने इसको मेंटेन किया सेंटिमेंट को। लेकिन आज जिस तरह की घनघोर सांप्रदायिक फिल्में बड़े पैमाने पे बन रही हैं, रिलीज की जा रही हैं, उनका प्रचार किया जा रहा है, तो ये बदलाव क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि समाज उस तरह से बदल रहा है, राजनीति उस तरह से बदल रही है। बिल्कुल। जाहिद साहब, मैं इसको थोड़ा जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं जाहिद साहब इसको थोड़ा इस तरह से भी देखना चाहता हूँ कि अगर फिल्में भी बदल रही हैं और बाकी चीजें भी बदल रही हैं, तो दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में भी बदल रही होंगी, दूसरे इलाकों की संस्कृति में भी उस तरह का प्रभाव दिख रहा होगा। वहां कम क्यों दिखता है? कर्नाटक में जब बजरंगबली का शोर मचता है तो काम नहीं करता है, और हिंदी पट्टी में जब इस तरह की चीजें होंगी तो उसका असर हमें साफ दिखेगा। क्या वजह है इसकी? मुझे लगता है जाहिद साहब से कनेक्शन कट गया है। अनीता जी, आप इसका जवाब दे दें। मुकेश जी, मैं तो यही कह रही हूँ ना कि जो पूरा उत्तर भारत है वो सामंतवाद, जातिवाद, पितृसत्ता का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, और यहाँ पर जो उभार है वहीं से साहित्यकार आए हैं। सारे साहित्यकार, सारे फिल्म मेकर वो वहीं से आए हैं। तो मुझे लगता है जैसे आप देखिए मनोज मुंतशिर, क्या नाम है उनका आगे का, जो भी सरनेम है ना, तो आप देखिए अपनी जाति तो छोड़ के नहीं आते हैं ना। आप बेशक प्रगतिशील, मार्क्सवादी, कोई भी मुकोटा लगा ले आप, लेकिन आपकी जाति तो साथ चलती है ना। तो उसी तरीके से आप रिएक्ट करते हैं चीज़ों को, उसी तरीके से जो आपके संस्कार में बचपन से पाली पोसी जा रही हैं वो छूटता नहीं है। वो जाति का और जो एक नफरत है, मलेच, ये कहाँ जाएगी आपकी? ये तो आपके लेखन में आएगी। बेशक आप कितना भी मुलम्मा चढ़ा लें वो ऊपर, मुझे उत्तर भारत का ये चेहरा दिखता है। तो मुझे लगता है कि आगे जाहिद जी इस पे बात। जी जाहिद साहब, आप अपने को अनम्यूट कर ले। मेरा सवाल ये है कि ये जो प्रवृत्ति है, आपने चूंकि प्रगतिशील आंदोलन पर किताबें लिखी हैं,
तो प्रगतिशील आंदोलन क्या ऊपर ऊपर रह गया, नीचे पहुंचा नहीं, इसलिए उसका असर नहीं हुआ, या प्रगतिशील आंदोलन कमजोर पड़ता गया, इसलिए ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं हिंदी पट्टी में वो उसकी वजह, मतलब प्रगतिशील आंदोलन का कितना प्रभाव रहा होगा जब इस तरह की पूरी एक राजनीतिक ढांचा ही इस तरह का उत्तर भारत का बना हो जिसमें सामंती प्रवृत्तियां हावी रही हों, जातिवादी प्रवृत्तियां हावी रही हों, लेकिन साहित्य की जो भूमिका रही है क्या वो कमजोर हुई है, उसका भी इसमें रोल रहा है? जी, ये बात सही है कि प्रगतिशील आंदोलन आजादी से पहले जो आंदोलन था, उस आंदोलन की जो धार है उस धार में तो कमी आई है, और निश्चित तौर पर जब ये धार कमजोर हुई तो उसके सियासी वजह भी हैं। राजनीतिक तौर से भी हम विपक्ष कमजोर हुआ है, और सांस्कृतिक आंदोलन जैसा कि हम जानते हैं ये सबसे बड़ा जो प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और जसम जो संगठन है वो एक वामपंथी विचारधारा से निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी का आंदोलन भी कमजोर हुआ है, तो उससे प्रगतिशील जो आंदोलन है वो भी कमजोर हुआ है। बावजूद इसके प्रगतिशील लेखक संघ हो, चाहे जनवादी लेखक संघ हो या तमाम जनवादी संगठन हो, वो लगातार कई मोर्चों पे काम करते रहते हैं, लेखन के स्तर पर, पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के स्तर पर, और वक्त आने पर सड़कों पर उतरना, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो महिला पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे वो मणिपुर में जो जातीय हिंसा चल रही है उस मामले में भी हमारे तमाम लेखक संगठन और उनके प्रतिनिधि पहुंचे और उन्होंने अपनी बात रखी वहाँ, और अपने लेखन से भी लगातार काम करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ी जरूरत ये है कि वो सब बातें आम जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, ये बड़ा सवाल है। काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम बंद हो गया है, काम लगातार कर रहे हैं। आज जो साहित्य के सबसे बड़े संगठन है वो प्रगतिशील और जनवादी लेखक संगठन है, जिसमें सारे प्रगतिशील और जनवादी लेखक एकजुट हैं, और वो लगातार अपने काम से, अपने लेखन से, अपने लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जनता तक बात नहीं पहुंच पा रही। इस पे हमें गौरव फिक्र करने की जरूरत है। एक समय वो था आजादी का आंदोलन, जब अंग्रेज हमारे ऊपर सर पर थे, उसके बावजूद तमाम लोग लिख रहे थे, जेल जा रहे थे, कारावास में थे, यातनाएं सह रहे थे, लेकिन कह रहे थे, अपनी बात कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस चीजों में कमी आई है, लेकिन हमने कोशिशें नहीं छोड़ी हैं, हम लगातार अपनी कोशिशें कर रहे हैं, और लेखक अंततः वह लेखक है, एक्टिविस्ट तो नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं कि प्रगतिशील लेखक संघ और जनवादी लेखक संघ और तमाम ऐसे संगठन लगातार अपने काम से ये जाहिर करते हैं कि वो जरूरत पड़ने पर सड़कों पर भी उतरेंगे। जी, आशुतोष जी, मेरा सवाल ये है कि क्या जब भी क्या प्रगतिशील आंदोलन में ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जो अंदर से तो सवर्ण हैं, बाहर से प्रगतिशील हैं, यानी जब गोरखपुर गीता प्रेस का मामला आता है तो बहुत सारे प्रगतिशील लोग भी गीता प्रेस को महिमा मंडित किए जाने का समर्थन करने लगते हैं, गीता प्रेस की भूमिका को बखानने लगते हैं, उसके योगदान को रेखांकित करने लगते हैं, या तुलसी को भी महिमा मंडित ज्यादा, जरूरत से ज्यादा किया जाने लगता है। तो और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे जो इस तरह के लोग हैं वो किस तरह से उन प्रतीकों और चिन्हों को भी स्वीकारने लगे हैं, उनका प्रदर्शन करने लगे हैं इस दौर में। तो एक फेक किस्म के प्रगतिशील लोग भी इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, जिनकी वजह से जो असर होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो ऊपरी तौर पे रह गया। नहीं, देखिए, मैं इसको इस रूप में कहूंगा कि ये कहना शायद सही नहीं होगा कि ज्यादातर तरक्की पसंद लेखकों ने गीता प्रेस का या तुलसीदास, बहुत से मैंने कहा, ज्यादातर नहीं कहा मैंने जी। बहुत से, असल में सोशल मीडिया का एक करेक्टर ऐसा है ना कि उस पर कभी कोई ज्यादा दिखता है, कोई कम दिखता है। मेरा पॉइंट ये है कि ऐसे लोग जो तुलसीदास की प्रतिक्रियावादी विचारधारा का समर्थन कर सकते हैं खुलकर,
या जो गीता प्रेस का समर्थन कर सकते हैं, ये बहुत कम है, नगण्य है। भले ही उनकी आवाज बहुत ऊंची दिखाई देती हो, लेकिन अगर आप सर्वे वास्तव में करेंगे, सोशल मीडिया पे सर्वे करेंगे, तो आप पाएंगे कि ऐसे लोगों को हिकारत की नजर से ही देखा जाता है, और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के मुंह से एक वाक्य भी निकल जाए इस तरह का, तो उसकी खूब मलामत उस एक वाक्य को लेकर भी हो जाती है, और अचानक से उसकी छवि बदल जाती है। तो इससे लगता है कि जो धार है वो कहीं और ही है, उस तरफ नहीं। मगर एक चीज जरूर है कि अभी भी हिंदी साहित्य का जो प्रवाह है, उसमें जिस तरह से हाशिए के लोगों को सामने दिखाई पड़ना चाहिए, दलितों को, आदिवासियों को, दलित आदिवासी स्त्रियों को, और हाशिए के बहुत सारे लोगों को, उनको रंगमंच पे सामने जो मंजर दिखाई देना चाहिए, उसमें उनका जोर होना चाहिए। वो स्थिति अभी दिखाई नहीं देती। अभी भी लगता है कि रंगमंच पे सवर्ण जिनको आप कह रहे हैं, भले ही वो प्रगतिशील हो या जनवादी हो या लोकतांत्रिक हो, तो वो फोकस जो है अभी उन्हीं के ऊपर ज्यादा दिखाई पड़ता है। अगल बगल से हाशिए के लोग, हाशिए के विमर्श उनको धक्के दे रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, ये दृश्य है। तो अगर ये दृश्य अभी तक बना हुआ है, अगर आप ये देखें कि समाज में जो 80% लोग हैं हमारे, जो दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, 90% लोग हैं, अगर उनको साहित्य संस्कृति के रंगमंच पे 20% ही जगह अभी तक मिल रही है, तो ये सिनेरियो अपने आप में बहुत समस्या मूलक है। वो ये दिखा रहा है कि जो बुनियादी सांस्कृतिक लड़ाइयां हैं वो नहीं लड़ी गई हैं, और नहीं लड़ी जाएंगी, तो वो विचारों में कहीं ना कहीं प्रकट जरूर होती रहेंगी। जी एक तो ये है। दूसरा जो जिसकी तरफ मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ आप सभी लोगों का, कि पिछले 30-40 वर्षों में ये हुआ है कि जिसको हम साहित्यिक संस्कृति कहते हैं, लिटरेरी कल्चर, उसको ऑडियो विजुअल कल्चर ने स्थापित कर दिया। यानी हमारा जो मुख्य सांस्कृतिक समय है वो साहित्य में नहीं जा रहा। जब मैं हमारा कह रहा हूँ, पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ लेखकों की बात नहीं। तो वो साहित्य पढ़ने में वो समय अब बहुत कम जा रहा, नहीं के बराबर पढ़ रहा लोग। अभी भी भारी संख्या में पढ़ा जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा जा रहा। लेकिन आप देखेंगे कि टीवी ने और सोशल मीडिया ने और चीजों ने उस समय में जबरदस्त सेंध मारी, और बड़ा हिस्सा वो ले जा रहा है। तो जब ऑडियो विजुअल एक कल्चर हावी हो जाता है समाज, तो वो एक तरह की डम्बनेस को, एक तरह की अहमकपन को वो आगे बढ़ाता है, क्योंकि वो सोचने का समय नहीं देता। अगर आप टीवी पे समय बिता रहे हैं या सोशल मीडिया पे समय बिता रहे हैं, आपके पास सोचने का समय नहीं होता, क्योंकि आपको तुरंत कोई प्रतिक्रिया कर देनी है, तुरंत कुछ कर देना है, मन नहीं लग रहा, चैनल बदल देना है। पर किताब जो होती है, साहित्य जो होता है, जब आप किताब लेके बैठते हैं तो आप सोचते हैं, आपको सोचना पड़ता है। किताब वही अच्छी लगती है जो सोचने के लिए मजबूर करती है। तो मार्केट का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, जिसने लिटरेरी कल्चर को हाशिए पे ढकेला है और ऑडियो विजुअल कल्चर को प्रमोट किया। उस कल्चर में आप देखेंगे, जिस तरह की मैंने फिल्मों का जिक्र किया, साहित्य में कोई कश्मीर फाइल्स जैसा उपन्यास लिख दे, या केरला स्टोरी लिख दे, या 72 हूरें लिख दे, और वो चर्चा में आ जाए, ये शायद अभी भी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन सिनेमा में संभव हो पा रहा है, क्योंकि मीडिया जो है जी। लेकिन आशुतोष जी, मैं एक सवाल यहाँ खड़ा करना चाहूंगा। ये बात हिंदी पट्टी की, हिंदी समाज की आज की नहीं है। जब ऑडियो विजुअल हावी नहीं था, तब भी ये समाज ऐसा ही था। मतलब थोड़े से ही मौका मिलने पर दंगाई हो जाने वाला, या दलितों पर अत्याचार करने वाला, इसी तरह का समाज ये था। उस समय भी प्रगतिशील लोगों की चर्चाएं या बहसें किताबों और साहित्य तक ही सीमित थी, वो नीचे तक नहीं जा पाई थी, सतही तौर पर ही होता था। है मुकेश जी, ये भी मामला थोड़ा जटिल है, क्योंकि हम जिस समाज की बात कर रहे हैं, आप देखिए, जब देश में विभाजन, पार्टीशन का जो समय था, जिस समय अभूतपूर्व किस्म की हिंसा हुई, लाखों लोग मारे गए और ऐसी बर्बरताएं हुई, सबने की सब उसमें शामिल हुए। हालांकि उसमें भी संगठित एजेंसियां ज्यादा शामिल थी, लेकिन लोग भी उससे छूते नहीं रहे।
तो वो दौर तो आप क्या कहेंगे, वो तो गांधी का दौर था, नेहरू का दौर था, अंबेडकर का दौर था, भगत सिंह का दौर था, जिनके संदेश लोगों तक पहुंचे थे, गली गली पहुंचे थे, गांव गांव वो पहुंचे हिंदू थे। महासभा का भी दौर था, हिंदू सावरकर महासभा हेडगेवार का दौर था, का भी लेकिन दौर था। माफ कीजिए, वो हिंदू महासभा की तो पकड़ गांव गांव तक और गली गली तक वैसी नहीं हुई थी जैसे कि इन लोगों की हुई थी। तो ये जो समाज की छुपी हुई बर्बरताएं हैं ना, खासतौर पर धर्म का जो मामला, धर्म और जाति और पितृसत्ता, इसकी जकड़ जो है वो इतनी गहरी होती है वो चेतन में, कि संभव है कि 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल आपको लगता रहे कि आप उससे मुक्त हो गए हैं, प्रगतिशील हो गए हैं, और किसी खास मौके पे पता चले कि अरे, और चेतन में तो सारा जहर भरा ही है। तो ये हम नहीं कह सकते कि उस समय लोग तो पहुंचे ना, गांधी जी तो पहुंचे, लेकिन गांधी जी की बात जो देश सुन रहा था, जो गांधी जी के नाम पे चला जा रहा था लाठियां खाने, सर तोड़वाने, भी तो आम लोग ही थे। और 46 में जो लोग कह रहे थे कि भाई लाल किले से आई आवाज और वो नौसैनिकों के लिए, हाँ, सहगल ढिल्लो शाह नवाज, एक एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, इन तीनों गली 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 में जुलूस निकल रहे थे, उन्हीं गलियों में, उन्हीं सड़कों पर दंगे शुरू हो गए 1 साल के बाद। बिल्कुल। तो ये थोड़ा जटिल मामला है। ये जो अंतःकरण को बदलने वाली लड़ाई है, वो आप अमेरिका को देखिए ना, अमेरिका हम तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी साहब हमारे यहाँ कुछ बाहर से आई, कुछ हमने जबरदस्ती ना लड़े उसको अपना लिया, इसलिए उतनी उसकी जड़ें मजबूत थी। लेकिन यूरोप अमेरिका में जहाँ लोकतंत्र की इतनी लंबी लड़ाई हुई, वहां पे अगर ट्रंप आ जा रहा है, और ट्रंप आज भी इतना लोकप्रिय है, पूरी संभावना अभी भी यह है कि शायद वो दोबारा प्रेसिडेंट बन के आ जाएगा। और तमाम देशों में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल। फासिस्ट जो पार्टियां ये आगे बढ़ विश्वव्यापी फिनोमिना है, ये आपने सही कहा। रही जी। लेकिन हैं, अनीता जी, इसको ये मतलब नहीं है कि बात पहुंची नहीं, बात तो पहुंच रही है, लेकिन अब वो एक सांस्कृतिक, राजनीतिक पूरा जो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो क्लास इक्वेशंस है ना, जी, क्लास इक्वेशंस, उनके इंटरेस्ट वही हावी हो जाते हैं, उस तरह से चीजों को कहा बिल्कुल, ले जाता बिल्कुल। अनीता जी, ये तो मानना पड़ेगा कि प्रगतिशील आंदोलन की वजह से उसका बहुत प्रभाव था और उसने बहुत सकारात्मक योगदान भी दिया। हो सकता है कि कुछ एक इस तरह के तत्व भी हों जिन्हें तुलसीदास महान महान भी थे माना जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें उनमें इस तरह की रहीं जो आपत्तिजनक हैं। लेकिन गोरखपुर गीता प्रेस को भी महिमा मंडित करने वाले लोग भी वहाँ होंगे। वो उनके संस्कार होंगे, उनके बीच-बीच में निकल पड़ते होंगे। लेकिन ये भी स्वीकार करना चाहिए कि उस आंदोलन ने एक पूरे पीढ़ी को गढ़ा और उसने वो नीचे तक भी गया, ऐसा नहीं है। ये और बात है कि जब दूसरी प्रवृत्तियां हावी होने लगती हैं तो कोई प्रवृत्ति कुछ समय के लिए दब भी जाती, कमजोर भी हो जाती। लेकिन यहाँ जो जाति का मसला उठता है उसमें हम देखते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों में दलित जातियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो जागरूक हैं। वो उनका जो बौद्धिक नेतृत्व है या उनका जो साहित्यिक नेतृत्व है, उनके बीच में बहुत काम कर रहा हो, कुछ ऐसा काम कर दिया हो कि वो इस लड़ाई में आगे हों सांप्रदायिकता से। ऐसा भी नहीं है। इस हिंदी पट्टी में वो भी उतने ही बड़े गुनाहगार नजर आते। जी मुकेश जी, दरअसल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि प्रगतिशील तबका एक उसका इम्पैक्ट तो हुआ है, क्योंकि हम सब जो है वो जो उसी तरीके से निकले हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रगतिशील तबके ने जो दूरी बनाई है, दूरी शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, और जिस तरीके से जो मैं कहूँगी क्षेत्रीय जो एक उभार हुआ, क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ, या उस तरीके से मैं कहूँगी छोटे छोटे समूहों का उभार हुआ जो अपनी जातीय अस्मिता के साथ आए। मतलब वो जो है ना, वो ऐसा लोगों को लगता है कि उनके कारण जो है ये ध्रुवीकरण हो रहा है। जो मैं समझ पाती हूँ, लोग जो ही कहते हैं, नफरत से बोलते हैं कि देखो अब ये वाले लोग भी अपनी जाति की बात करें, ये भी करें। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रगतिशील आंदोलन में ताकत होती तो वो इनको बांध के रखता,
और चूंकि मैं ये इस बात को मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि आप उस तबके से बांधने की उम्मीद नहीं करते जो गुलाम था। जो गुलाम तबके से आप ये बात नहीं कह सकते कि आप लोगों को बांध के रखें। आप एक तरफ उनको हिंदू होने के कारण इस्तेमाल करते हो और दूसरी तरफ आप उनको अस्पृश्य होने के कारण अलग कर देते हो। ये तो पूरा एक वो है कि जब आपको लगता है ये हमारे काम आएंगे तब आप उनको लड़ाई में ले आते हो। जब आपको लगता है कि ये जो है हमारे पे वजन आ रहा है, हम पे बोझ हो रहा है कि हिंदू तब आप उनको कहते हो नहीं ये तो दलित लोग थे जो लड़ने में आगे थे। तो इस तरह की चीज़ों को, ये जो मैं कहूँगी कि ये जो चालबाजी है जो चला के, इसको समझने की बहुत दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक जो अस्मिताओं का उभार आया, जो पढ़ लिख करके उभारा है, उसने अपने चीज़ों को पहचाना, अपने राइट के लिए लड़ना सीखा। लेकिन ये राइट तो जिनसे लेने थे वो देने वाला नहीं है। उसको लगता है मेरे अधिकार छिन रहे हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स लड़ाई है जिसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम कोई लोग दंगे के लिए जाते हैं, अगर वो समाज से हैं, तो वो क्यों जाते हैं? क्योंकि हम उनके प्रति उनके चेहरों पे खड़े होकर मूतते हैं। हम उनको वो जगह ही नहीं देते, कभी उनको सम्मान ही नहीं। आज तेज सिंह जी इतने साल मार्क्सवादी आंदोलन जुड़े रहे, आखिर वो निकल के आए, उन्होंने अपेक्षा पत्रिका निकाली दलित इश्यूज के लिए। ये कड़वी सच्चाई कि वो बांध के नहीं रख पाते। और जो सबसे ज्यादा कमजोर बच्चा, उससे कहें कि आप पूरे परिवार को बांध के रखो, वो एक बेईमानी सी बात लगती है मुझे। तो इसमें ये चूक हुई है। और एक बात और मैं कहूँगी, मैंने जब पिछले दिनों जो मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने तमाम तरह के जो इतिहास थे, जो प्रगतिशील लोगों के इतिहास थे, तो वो पढ़े। उसमें मुझे इतनी बायसनेस नजर आई कि जो दलितों के छोटे मोटे आंदोलन भी थे, उनकी छोटी मोटी सी जो अगर वो शायद लिख देते, नाम भी लिख देते या उनका जिक्र कर देते अम्बेडकर का, तो वो शायद अपने आप को मानते कि ये हमारे, लेकिन वो उनका सिरे से नाम ही खारिज कर देते और गायब कर देते। ये किताबों में है, ये तो रिटर्न में है। तो मुझे लगता है कि ये जो है ना एक कॉम्प्लेक्स लड़ाई, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों प्रगतिशील लोगों से मोह भंग हुआ एक समाज का। जी, तो जाहिर साहब, अब ये दो एंगल तो ये हो गए, एक तीसरा एंगल और है इसका, और वो है कि उर्दू और हिंदी ये दोनों प्रगतिशील आंदोलन का साथ साथ हिस्सा थी। दोनों में एक तरह की दोस्ती थी और वो गाढ़ी दोस्ती थी। क्या वो दोस्ती धीरे धीरे कमजोर पड़ी और वो फाक फिर हमें दूसरी जगहों पर दिखाई दी? ये बात सही है मुकेश जी कि उस समय जो दौर था, हिंदी और उर्दू में कोई ज्यादा भेद नहीं था। प्रेमचंद, जोश मलियाबादी, साहिल लुधियानवी, कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई जितने उर्दू के थे उतने हिंदी के थे, और हिंदी समाज भी उन्हें उतना ही पसंद करता था और खूब पढ़ता था, उनसे प्रेरणा लेता था। लेकिन आज़ादी के बाद हुआ क्या कि उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा बन गई और हिंदी भारत की। तो निश्चित तौर पर उर्दू हाशिए पर चली गई, और उर्दू के साथ साथ जब कोई जबान जाती है तो उसकी तहजीब भी जाना शुरू हो जाती है। तो ये जो फर्क दिखा वो निश्चित तौर से इस वजह से भी दिखा। लेकिन बावजूद इसके हिंदुस्तानी जो समाज है वो आज भी जो उर्दू के अदीब हैं उनको अपना ही मानता है, और आज भी उनकी रचनावली, उनकी किताबें खूब पढ़ी जाती हैं। लेकिन आज का समय में देखें तो उर्दू में जो प्रगतिशील आंदोलन है वो उस तरह नहीं दिखाई देता। तो जाहिर है जब वो आंदोलन उर्दू अदब में है नहीं, जहां से ये शुरुआत हुई थी प्रगतिशील आंदोलन की, तो वो जो दकियानूसी प्रवृत्तियां हैं या सांप्रदायिक प्रवृत्तियां हैं वहां भी दिखाई देने लगी। लेकिन बावजूद इसके जो तमाम जो साहित्यकार हैं प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए, वो लगातार काम करते रहे हैं। जैसे अनीता जी ने बोला कि दलितों की बात नहीं की। उस जमाने में जब दलितों पर बात नहीं होती थी, प्रेमचंद ने कफन जैसी कहानियां लिखी। अन्ना भाऊ साठे भी प्रगतिशील आंदोलन से निकले हुए थे, और उन्होंने लगातार दलितों की बात की, दलित साहित्य की बात की, अछूतों की बात की। भीष्म साहनी है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। यशपाल हैं, प्रेमचंद हैं, ये तमाम हमारे ऐसे लेखक हैं, हमारे पुरखे लेखक हैं जो उन्होंने समाज को जोड़ने की काम की। समाज के जो अत्याचार हैं, उत्पीड़न है, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है, दलितों के खिलाफ जो अत्याचार है, वर्ग भेद जो है उसके खिलाफ जमकर लिखा, पत्रिकाएं निकाली।
और उन्होंने उसमें अपनी बात लगातार उभारी, और आज भी ये प्रवृत्ति कम नहीं हुई है। आज भी जो तमाम जो प्रगतिशील जनवादी पत्रिकाएं हैं या उनका जो जिम्मा जिनके सिर है, वो भी प्रगतिशील और जनवादी आंदोलन से निकले हैं, और वो लगातार उन सवालों से मुठभेड़ करते रहते हैं जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। अब मैं समझता हूँ कोई विचारधारा गलत नहीं है। विचारधारा में कुछ लोग, विचारधारा को जो मानने वाले हैं उसमें कुछ लोग गलत हो सकते हैं, उनकी वजह से आप कोई धारणा बना लें, पूरे आंदोलन पर सवाल चिन्ह उठाएं पूरे, तो वो मेरे हिसाब से वो वाजिब नहीं है। हमें जब भी हम कोई बात देखते हैं तो मुकम्मल तरीके से देखते हैं, एक मुकम्मल नजरिए से देखते हैं। तो मैं नहीं समझता आज भी जनवादी और प्रगतिशील जो ताकतें हैं वो लगातार इन सवालों से मुठभेड़ कर रही हैं जो समाज को अच्छा बनाते हैं, जो इंसानियत विरोधी प्रवृत्तियां हैं उनसे लगातार टक्कर दे रही हैं। ये बात अलग है कि आम जन तक उन तक बात कैसे पहुंचे, ये मैंने पहले भी कहा कि ये सबसे बड़ा सवाल है। वो कौन से माध्यम होंगे, वो कौन से टूल्स होंगे जिससे हम आम जन के पास पहुंचे। तो कहीं ना कहीं इसी में मैं समझता हूँ बाकी हमने वो रास्ता नहीं छोड़ा है, हमने वो रास्ता अभी भी पकड़ा हुआ है और लगातार अपना काम करते रहते हैं। जी जी। तो आशुतोष जी, ठीक है, आप ये प्रगतिशील धारा ज़्यादा समावेशी बनने की कोशिश कर रही है, पहले हो सकता है, और ये किसी भी आंदोलन के विकास में भी होता है कि नए सवाल आते हैं, उनसे मुठभेड़ होती है और फिर कोई भी आंदोलन उन्हें स्वीकार या रिजेक्ट करता है। क्या ये तो एक पक्ष हो गया। हम चूंकि आज हम प्रगतिशील आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रगतिशील मूल्यों की बात कर रहे हैं, और उसके सोर्स कहीं से भी हो सकते हैं। ये सारी जिम्मेदारी प्रगतिशील आंदोलन भर की नहीं है, दूसरे संगठनों की भी थी। लेकिन चुनौती जो हमें उत्तर पट्टी में दिखती है, हिंदी पट्टी में दिखती है, हिंदी समाज में दिखती है, वो एक पूरे साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलन की कमी की दिखती है, सुधारों की कमी की दिखती है। महाराष्ट्र में बहुत तमाम तरह के सुधार आंदोलन चले जो कि शायद हिंदी पट्टी में उस तरह के नहीं चले, जिसकी वजह से यहाँ उस तरह की जमीन नहीं रही कि वो इस प्रगतिशील विचार वहां ज्यादा पनपे, फले फूले। क्या ये एक ऐसी चुनौती है जिससे पार पाना बड़ा ही कठिन काम है? कठिन तो कोई भी सांस्कृतिक चुनौती होती ही है, लेकिन जब हम उस पर बात कर रहे हैं या रास्ते तलाश रहे हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि वो कितना कठिन है कितना कठिन नहीं, या हम ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और इस समय भी बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे समूह हैं जो जमीनी स्तर पे एक साहित्यिक समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में एक तरह से पुस्तकालय आंदोलन जैसी चीज देखने को मिल रही है। यानी बहुत सारी जगहों पे, कम से कम 20-25 जगहों के बारे में तो मैं जानता हूँ, और भी जगहों पे नए नए पुस्तकालय लोग स्थापित कर रहे हैं, कम्युनिटी लाइब्रेरी स्थापित कर रहे हैं, और वहाँ पे किताबें इकट्ठी की जा रही हैं, लोग वहाँ आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वो पुस्तकालय एक सेंटर बन रहा है। जब आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ किताब ही पढ़ेंगे, किताबों पे ही बातचीत करेंगे, और किसी कस्बे में, किसी गांव में वो एक जगह बन जाती है जहाँ लोग इकट्ठे होने लगते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि यात्राएं, सांस्कृतिक यात्राएं, अभी बिहार में जैसे के साथियों ने निकाला, ये इप्टा ने पूरे देश में सांस्कृतिक यात्राएं निकाली। तो ये नहीं कि हम अपनी गोष्ठियां वगैरह तो जो है अपनी तरीके से करते ही रहते हैं समारोह, लेकिन लोगों तक पहुंचने के लिए नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। तो लोग यात्राओं में जाते हैं, जगह जगह रुक के नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये सच है कि जो हमारे, उस पर तो काफी बात हुई है कि हिंदी पट्टी में जो नवजागरण जिसको हम कहते हैं या पुनर्जागरण कहते हैं, वो बहुत आधा अधूरा किस्म का था। वो बहुत शुरू से ही उसमें एक सांप्रदायिक मोड़ आ गया था हिंदी उर्दू वाले आंदोलन के चलते, जिसके अलग सामाजिक ऐतिहासिक कारण थे।
तो एक सांप्रदायिक उसमें आप कह लीजिए कि एक दरार सी पड़ गई या एक मोड़ आ गया, और वो सांप्रदायिक मोड़ फिर अपने साथ बहुत तरह के प्रतिक्रियावादी मूल्यों को भी लेता चला है। तो ये देखा जाएगा कि जो हमारे, जिनको हम कहते हैं हमारे नवजागरण के लेखक प्रेमचंद वगैरह को आप छोड़ दें, तो बहुत से लेखकों के यहाँ आपको जो भारतीय स्तर पे सुधार के आंदोलन चल रहे थे, समाज सुधार के, साहित्यिक सुधार के, जो रेडिकल बातें हो रही थी समाज के भीतर भी, साहित्य के भीतर भी, उसका विरोध दिखाई पड़ेगा, उसका समर्थन नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि उस रेडिकलिज्म का एक विरोध आपको हिंदी के ज्यादातर लेखों में नजर आएगा। तो समाज के भीतर, हालांकि बाद में आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांसीराम का आंदोलन हुआ, या बिहार में दूसरे इलाकों में नक्सलवादी समूहों के आंदोलन हुए जिन्होंने भूमिहीन दलित किसानों को संगठित किया और सामंती शक्तियों को गांव-गांव में जबरदस्त चुनौती दी, और उसका फिर एक खूनी संघर्ष का दौर भी रहा। लेकिन उस संघर्ष ने लोगों की चेतना को तो बदला, दिमाग को तो बदला। यानी भूमिहीन दलितों को भी ये समझाया कि भाई लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और जो सामंती किस्म के लोग थे, उनकी भी समझ में ये बात आई कि भाई चीजें पुराने तरीके से नहीं चल सकती हैं, क्योंकि लोग अपना हक मांग रहे हैं, और हमें भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं अपने को बदलना पड़ेगा। तो ये आंदोलन चले हैं और इन आंदोलनों का असर भी हुआ है। जी लेकिन मध्य वर्ग खासतौर पे अभी भी जो है, उसको देख के सचमुच बहुत निराशा होती है। ये बहुत ही दकियानुशी जी परंपरागत किस्म का है, उसके भीतर वो लड़ाई बहुत ताकतवर तरीके से नहीं चल पाई है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है साहित्य और संस्कृति से जुड़े लोगों के सामने कि ये जो एक हिंदी पट्टी पर एक कलंक जैसा है, मतलब इस पूरे हिंदी समाज को जिस तरह से देखा जाता है जब पूरे देश की राजनीति पर चर्चा की जाती है कि ये बड़ा पिछड़ा सांप्रदायिक किस्म का समाज है जो बदलने को तैयार नहीं है, और इसकी मानसिकता दंगाई हो गई। इसको बदलने की ज़रूरत तो है, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है, और इसे कैसे निपट सकता है बौद्धिक वर्ग, तमाम सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े लोग, ये देखने की बात है। इस पर चर्चा की जानी चाहिए, रास्ते खोजे जाने चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। अल्मोड़ा की एक समृद्ध साहित्यिक विरासत रही है। सुमित्रा नंदन पंत, इला चंद्र जोशी से लेकर मनोहर श्याम जोशी तक जानी मानी हस्तियों की एक लंबी फहरिस्त है जिनका संबंध अल्मोड़ा से रहा है। वरिष्ठ कवि एवं चिंतक अशोक वाजपेयी आज अल्मोड़ा साहित्य समारोह के बहाने इस विरासत को खंगाल रहे हैं। देखते हैं उनका स्तंभ, दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में आज मैं आपको बताना चाहता हूं अल्मोड़ा के बारे में। अल्मोड़ा हिंदी साहित्य समाज में सुमित्रा नंदन पंत, इला चंद्र जोशी, शेखर जोशी, मनोहर श्याम जोशी, शिवानी, इत्यादि से जुड़ा हुआ है। वो एक जमाने के बड़े क्रांतिकारी नर्तक और कोरियोग्राफर उदय शंकर से भी जुड़ा हुआ है, जहां उन्होंने एक कला केंद्र स्थापित किया था जिसमें अनेक आधुनिक नृत्यकार नृत्य में दीक्षित हुए। उसका संबंध विवेकानंद से भी रहा है। हम लोगों ने बहुत पहले माँ जब आए थे अल्मोड़ा में, विवेकानंद पंत जी की ऐसी कविता पढ़ी थी। तो उसी अल्मोड़े में अब एक साहित्य समारोह शुरू हुआ है।
अल्मोड़ा साहित्य समारोह पहली बार हुआ और उसमें मुझे जाने का सुयोग हुआ। सबसे पहले तो ये क्लेश होता है देखकर कि अल्मोड़े में पुराना अल्मोड़ा लगभग गायब हो चुका है। उसमें नए किस्म की चमकदार दुकानें हैं और मॉल नुमा स्टोर्स और बड़े बड़े सब हो गए हैं और बहुत सारे मुख्य सड़क बहुत सक्रिय है, उसमें चलना बहुत मुश्किल है और वाहन बहुत अधिक हैं और कुल मिलाकर पहाड़ों को नष्ट करने का हमारा जो एक अघोषित सा अभियान है वो उसका शिकार है और बहुत इमारतें बन गई हैं। उनमें भी जो अल्मोड़ा का पारंपरिक स्थापत्य रहा होगा वो सब पूरी तरह से अतिक्रमित है। तो ये तो क्लेशकारी है, पर साहित्य समारोह एक अच्छा आयोजन था, एक अच्छी पहल थी, क्योंकि ऐसी जगहों में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए लेखकों और दूसरे लोगों को देखने सुनने, ये अच्छी बात है। इससे हो सकता है साहित्य में कुछ रुचि बढ़े, पुस्तकों में कुछ रुचि बढ़े, जो कि हिंदी अंचल में विशेषकर बहुत तेजी से घटती गई है। हुआ तो ये मल्ला महल है उसमें, जिसका रास्ता कम से कम हम धवल केशियों के लिए बहुत ही मुश्किल था। एक रास्ता था जो बीच बाजार में से जाता था और उसमें करीब 90 से अधिक सीढ़ियां थी। एक बार तो मैं हिम्मत करके चढ़ गया, लेकिन बाद में काफी पछताता रहा, सांस फूलने लगी। दूसरा रास्ता बहुत सारे सकरे बाजारों में से होकर पहुंचता है और वहां करीब 20-25 सीढ़ियां, पर वहां गाड़ी से नहीं जाया जा सकता। तो मैं और मेरी पत्नी रश्मि स्कूटी पर बैठकर गए। 2 बार तो हमने ये अनाश्वस्त भाव से स्कूटी के पीछे बैठना चुना, लेकिन डर लगता रहा कि कहीं गिर ना जाए। और इन समारोहों की एक श्रृंखला सी है और ज्यादातर में अंग्रेजी का बड़ा वर्चस्व है और कुछ फिल्मिया किस्म की चीजें भी शामिल की जाती हैं। इस समारोह में कम से कम अंग्रेजी का कोई विशेष वर्चस्व नहीं था और उनके जो सबसे लोकप्रिय सत्र हुए वो हिंदी में ही थे। मसलन शिवानी की जन्मशती के अवसर पर एक सत्र था जिसमें अरुण देव और शिवानी की बेटी इरा पांडे ने उनके कथा साहित्य और जीवन के बारे में बहुत दिलचस्प बातें कही। कुमाऊं अंचल से शिवानी जी का बहुत गहरा संबंध भी था और उसके अनेक स्त्री चरित्र उनकी कहानियों और उपन्यासों में आए हैं। हमारा जो सत्र था उसमें मनीषा कुलश्रेष्ठ जो कथाकार हैं मुझसे बातचीत में शामिल थी और हमने साहित्य में कलात्मकता के बहाने वर्तमान साहित्यिक परिदृश्य और उसमें मेरी शिरकत का कुछ आकलन या बखान किया। एक सत्र था जिसमें हिमांशु वाजपेयी ने काकोड़ी जो कांड हुआ था जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां के नेतृत्व में एक ट्रेन में सरकारी खजाना लूटा गया था 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में इन क्रांतिकारियों ने ये ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध हरकत की थी और इन दोनों को बाद में फांसी हुई।
हिमांशु वाजपेयी ने बहुत ही द्रवित करने वाली घटनाएं और प्रसंगों का और आत्मकथाओं के अंशों का मुखाग्र पाठ किया याद से, जो कि काफी चकित करने वाला था। उसमें फिर एक बार ये बात साबित हुई कि न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो महात्मा गांधी और अन्य के नेतृत्व में सक्रिय थे, बल्कि सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करने वाले क्रांतिकारी जैसे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां भी भारत की बहुलता के पक्ष में उसके स्वतंत्रता का सपना देखते थे, और इस पर उनका बार बार इसरार था कि हम सब लोग विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों के मिलकर एक नया भारत बनाएंगे। तो अब वो भारत क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है, ये सब आप जानते ही हैं। साहित्य समारोहों का एक पक्ष ये भी है कि वो निरे साहित्य तक सीमित नहीं रहता, उसमें राजनीति, पत्रकारिता, मीडिया और इस तरह की चीजें भी, सिनेमा इत्यादि शामिल होता है। एक सत्र साहित्य और विज्ञान के संबंध पर भी था। तो ये एक अच्छी पहल है। मैं समझता हूं कि एक अधिक सजग हिंदी नागरिकता विकसित करने में इन साहित्य समारोहों की भूमिका हो सकती है। दिलचस्प बात ये भी है कि जैसे जयपुर साहित्य समारोह में प्रमुख भूमिका निभाती हैं लेखिका नमिता गोखले, उसी तरह से यहाँ दीपा गुप्ता और वसुधा जी तो महिलाएं हैं जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई है। तो ये स्त्रियों की ओर से पहल होने से कुछ और महत्वपूर्ण भी हो जाता है। इससे साहित्य में, पुस्तकों में, यहाँ बताया गया कि अल्मोड़ा में समारोह में खासी बड़ी संख्या में पुस्तकें बिकी, तो पुस्तकों में रुचि बढ़ेगी, साहित्य में रुचि बढ़ेगी और शायद लेखकों में भी रुचि बढ़ेगी। तो इसलिए मुझे लगा कि हालांकि हम जैसों को कष्ट हुआ, लेकिन ये प्रयत्न होते रहना चाहिए। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@satyhindi.com पर भेज सकते हैं। और मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।